नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एक एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। और इसमें हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार। शेखर जी, आज की बड़ी खबरों में अगर हम काउंट करें तो पीएम ने अपना एक सक्सेसफुल अंडरकोट, एक सक्सेसफुल दौरा साउथ का खत्म किया है। और साउथ से ही एक और बड़ी खबर आई, बीजेपी और पीएमके के बीच में सीटों को लेकर के डील हो गई है। इस पूरे पीएम के दौरे और सीटों के डील पर आपकी एक शुरुआती कमेंट्री सुनना चाहेंगे सर। नहीं, नीरज जी, अब तक जो कमेंट्री रहा तमिलनाडु को लेकर या नैरेटिव रहा जी। भाई, जब से एडीएम के छोड़ के चले गए, बीजेपी को छोड़ के, वो क्रिश्चियन वोट और मुस्लिम वोट के चक्कर में कि भाई इसका बिना हमें काम नहीं होगा। पळनिसामी ने किया, एडपाड़ी पळनिसामी ने किया। उसके बाद हमेशा ये कहा जाता भाई बीजेपी अछूत हो गया, तमिलनाडु में कोई साथी नहीं है, मतलब अकेला क्या करेंगे। अण्णामलई का पदयात्रा अच्छा रहा, लेकिन वोट कन्वर्शन कैसे होगा, प्रधानमंत्री 6 बार जा चुके हैं। ये सारे कमेंट्री चल रहा था और डीएमके भी कहना ये था भाई कुछ नहीं होगा, इनको नोटा से कम मिलेगा। एडीएमके के भी कहना है। लेकिन ये जो लास्ट मिनट में, कल तक भी एडीएमके ने बहुत, क्योंकि पहले डीएमके कोशिश की कि पीएमके को अपने साथ लेने के लिए। पीएमके का मतलब पाटाली मक्कल कच्ची, एक वणियार समुदाय है जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा है। तो जो भी पार्टी इनसे करेगा, इनका कहा जाता है इनके कभी 5%, 6%, 7%, इस तरह के वेरिएंस में इनकी सपोर्ट बेस है, और वनियर समुदाय की। तो हमेशा हर बार हर पार्टी, कोई कभी डीएमके के साथ, कभी एडीएमके के साथ, इनको कोर्ट करते हैं, इनसे अलायंस कराते हैं, क्योंकि ताकि वो वोट आ जाए। इस बार इन्होंने बड़ा तय किया है। जब एनडीए सरकार, वाजपेयी की सरकार में अनबुमनी रामदास इसमें शामिल थे, जी। इस सरकार में थे। आज में भी आपने देखा होगा कि कई बार इन्होंने बीजेपी के साथ रहा है, कोई ये नहीं है। लेकिन इस बार इनको इतना ऑफर था, डीएम के साइड ऑफर था, वो फल थ्रू हो गया। उनको लगा भाई डीएम के खिलाफ जो मूड है तमिलनाडु में, एंटी इनकम्पेंसी, इससे हमें फायदा नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने बातचीत शुरू की एडीएमके से। जी। कल भी एडीएमके ने डॉक्टर रामदास, जो एस रामदास, जो फाउंडर है, जो पीएमके के फाउंडर है, जी। जी। बाप का नाम डॉक्टर एस रामदास, बेटे का नाम अनबुमणि रामदास, जो मंत्री रहे वाजपेयी में। जी। जी। और इन फादर और बेटे के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। फादर चाहते थे हम एडीएम के साथ जाए। बेटा का व्यू था अनबुमणि रामदास का, भाई फ्यूचर तो मोदी जी के साथ है, जी। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री होके आ रहे हैं। ये फादर सन का एक चला। इसमें 2 दिन में क्या हुआ, एडीएम की भी कोशिश की, लेकिन फाइनली कल रातों रात बीजेपी नेता से बात हुई, और सारे बाप बेटे और एंटायर पार्टी के टॉप लीडरशिप को कहा गया आज सेलम कॉन्फ्रेंस में आके आप शामिल हो जाइए। जी। सेलम के जो मीटिंग जो आज पीएम ने किया, तो जी। इसीलिए आपने देखा। इसके अलावा छोटे छोटे जो पार्टीज है, जैसे एक्टर शरद कुमार, उनकी वाइफ राधिका है, ये अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कम्युनिटी का वोट भी, वो अपने एक पार्टी, छोटा पार्टी है, वो भी अभी एनडीए में आ गए हैं। तो बीजेपी का जो वहां पे गणित जो चल रहा है, किस पार्टी का 2% है, 3% है, ले लो, एक आध सीट भी दे दो। तो ये इसमें तो अभी जो पीएमके के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, 10 सीट दे रहे हैं पीएमके को। बिल्कुल वही कह रहा आज हूँ। वही 39 सीट में 10 इनको दे रहे हैं। जी। 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 और तमिलिसाई सौंदरराजन, जो पुदुचेरी और तेलंगाना, पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और तेलंगाना के गवर्नर तो कल इस्तीफा दे दिए, वो कैंडिडेट के, उनके कैंडिडेट बन रहे हैं वो। इसीलिए तो रेजिग्नेशन दे दिया। और आज शाम को, नीरज जी, आज बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठ रही है, और बीजेपी कांग्रेस के भी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसकी भी आज बैठक है। जी। जी। तो जी। आज जो लिस्ट आने वाले हैं, ये होगा बीजेपी का तीसरा लिस्ट, और कांग्रेस का भी तीसरा लिस्ट होगा ये। जी। तो बड़े नाम आने हैं, बड़े फैसले लेने हैं दोनों पार्टियों को। बिल्कुल सर। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि पीएम ने अपना एक अंडरकोट सक्सेसफुल दौरा खत्म किया है। आप इस अंडरकोट को ओपन करना चाहते हैं या अंडरकोट ही रहने देना चाहते हैं? हालांकि चुनाव में तो, और खास करके चुनाव प्रचार की बात हो तो कुछ भी गारंटी के साथ कहा नहीं जाता है। बट फिर भी आपका उस अंडरकोट सक्सेसफुल पे क्या कमेंट रहेगा?
जी मोदी जी का हमेशा एक अप्रोच रहा है, वो है, जब सब लोग कहते हैं ना भाई तमिलनाडु जीरो है, केरला जीरो है, साउथ में कुछ नहीं मिलेगा, ये एक चुनौती पर ले लेते हैं। और जब लोग कहते जा रहे हैं भाई ये तो हाइप है, कुछ नहीं है, लेकिन उनका हमेशा एक पैटर्न रहा है, जो लोग हाइप कहते हैं उसको रियलिटी बना के दिखाना है। जी और वो भी कैसे, इंक्रीमेंटल तरीके से। ठीक है, लोकसभा में आप 4-5 सीट जीत लो, उसके बाद विधानसभा चुनाव है 26 में, तब तक आप मेजर प्लेयर बन जाओगे। देखिए ये अलायंस क्लिक कर गया, अगर 3 सीट 4 सीट भी आए, वो तो बाकी अलायंस दोनों पार्टी के लिए डेंजर सिग्नल है ना ये। जी 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 तो मोदी जी की, देखिए मोदी जी का ये कहते हैं ना सब जीरो गेम है। ठीक है, हम जीरो पे हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल। लेकिन लड़ाई करना है। जी और लगातार एक माइंडसेट के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए मोदी जी का तमिलनाडु को जो लड़ाई है वो केवल बीजेपी की सीट लाने की लड़ाई नहीं है। एक दक्षिण भारत में द्रविड़न, खास करके डीएमके जैसे पार्टी ने एक माइंडसेट फैल रखा है वहां पे। वो बिल्कुल। क्या माइंडसेट है? एक अलगाववाद माइंडसेट है, माइल्डली सेपरेटिस्ट है, इतना ही है। देखिए आप सेपरेटिस्ट को, मतलब अभी तक कोई बंदूक नहीं उठाया वहां पे, लेकिन बिल्कुल। बार बार एक सेपरेटिस्ट किया जा रहा है। और कब किया जा रहा है? जब भी उनकी भ्रष्टाचार पर फोकस आ जाती है ये करते हैं। या क्योंकि जो, चुनाव या नहीं चुनाव होता है सर तब भी। नहीं, हर बार करते हैं। उसमें क्या है मेन थिंग, भाई हम अलग रेस है, तमिल एक अलग प्रकार के रेस है, जात बिल्कुल नहीं है, एक अलग रेस है। बिल्कुल और बिल्कुल दूसरा, जो जो हिंद, देखिए वहाँ तमिल सारे हिंदूज है, वहाँ प्राचीन मंदिर है, सब हिंदू संप्रदाय के हैं। और इतना मैं कह सकता हूं क्योंकि दक्षिण भारत ने उतना इन्वेजन नहीं फेस किया, वहां भी हुआ था, मलिक गफूर जाके लोगों ने भी बड़े बड़े मंदिर को तोड़े वहां पे, लेकिन जी वो दूर था दिल्ली से। तो कई जो मुस्लिम इन्वेडर्स वहां तक पहुंच नहीं पाए। जी इसलिए जो चीजें वहां देख रहे हैं वो ओरिजिनल फॉर्मेट में है। प्राचीन मंदिर है, पूजा पद्धति हो, अगमा शास्त्र हो, जिस तरह मंदिर बनाया जाता है वो सारे अभी भी है वहां पे, जी क्योंकि वो नष्ट होने नहीं दिया। उत्तर भारत में काफी नुकसान हो गया। तो भारतीय संस्कृति का जो आपको कुछ ओरिजिनल चीज है वहां पे है। लेकिन इनके लिए पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम ये है, भाई दिखाते जाओ कि वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, सैकड़ों शिव मंदिर है वहां पे तमिलनाडु में। रामेश्वरम में तो एक ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल 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 लेकिन इनका कह रहा है भाई हमारी जो शिव उपासना है वो अलग है, सनातन धर्म से जुड़ा है। मतलब ऐसा एक स्टूपिड एक लॉजिक चलाते हैं वहां पे। लेकिन वो लॉजिक चला के तो वो हो गया, डीएमके तो पेरियार ने शुरू किया था। पेरियार तो एक रैशनलिस्ट मूवमेंट किया था। बिल्कुल बिल्कुल मतलब रैशनलिस्ट मूवमेंट ओनली अगेंस्ट हिंदुइज्म, बाकी मूवमेंट बाकी धर्म से नहीं। तो इसमें क्रिश्चियन पार्टनर बन गए, इस्लाम, आपके मुस्लिम्स भी पार्टनर बना लिया, और हिंदू धर्म पे अटैक कर लो। जी 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 तो ये जो माइंड सेट के खिलाफ प्रधानमंत्री एक लंबा लड़ाई है, लंबा चैलेंज है। जी इसलिए इन्होंने दो काम किए। पहले काम क्या किया, उन्होंने 2 साल पहले एक नया संगमम की बात की। क्या? काशी तमिल संगमम। जी जी यानी तमिल कल्चर को ले आओ, काशी में दिखाओ, एग्जिबिट कराओ। और बिल्कुल कई लोगों को लाया गया भाई, मतलब स्टूडेंट्स को लाया गया, भाई उत्तर भारत आके तो देखो, काशी विश्वनाथ मंदिर आके तो देखो। और जब जब मैं जानता हूं दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में ऐसे हर जितने बुजुर्ग हैं सबका एक ही इच्छा है, एक बार काशी हो आना है। और बिल्कुल क्योंकि सब लोग काशी नहीं जा सकते, दक्षिण भारत में भी एक तेन काशी बना था। तेन काशी आज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। जी तेन जी तेन का मतलब तमिल भाषा में साउथ है। तेन काशी यानी सब लोग काशी तक आ नहीं सकते, उनके लिए एक अलग से एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई, अभी नहीं, हजारों साल पहले। और उसको तेन काशी के काशी है वहां पे। अब देखिए ये जो इसको तोड़ के, तोड़ मोड़ करके, ये जो फॉल्स नैरेटिव और फॉल्स बैटल, इसको तोड़ना है पीएम को, नंबर वन। दूसरा, देशभक्ति तमिलनाडु में बहुत फैला हुआ है। तमिलनाडु के कई युवा हैं जो देशभक्ति से भरे हुए हैं, उनकी टैलेंट को टैप करना है। जी अच्छा, उसके लिए एक पॉलिटिकल व्हीकल चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। वही प्लेटफॉर्म बीजेपी है। जी मैं आज विस्तार से इसलिए समझा रहा हूं नीरज जी, क्योंकि बीजेपी का लॉन्ग स्टैंडिंग, बार बार हम कहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजी, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजी यही है, उस मानसिकता को तोड़ने के लिए। ये जो अलगावाद जो मानसिकता है उसको तोड़ने के लिए। जब देश एक है, संस्कृति एक है, ये राजनीति के कारण से जिस तरह किए हैं इन्होंने,
जी तो ये उनकी लड़ाई, इसलिए आप देखेंगे प्रधानमंत्री की जो कोशिश है लॉन्ग टर्म है। इस कोशिश के पीछे मैं आपको ये भी खुलासा करना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दक्षिण भारत में बहुत पहले से एक्टिव है। जी जी जी। जहां भी इस तरह की चुनौती हो, उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर, केरला भी सर। तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपके देखिए बड़ा, ये लड़ाई माइंडसेट की लड़ाई है। बिल्कुल तो आज अगर प्रधानमंत्री सेलम मीटिंग वाइंड अप करने से पहले क्या कह रहे हैं भाई, सनातन, अब ये तो क्लियर हो गया भाई, सनातन धर्म, जो धर्म वहां तमिलनाडु में है वो भी सनातन धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। जो धर्म का अंत नहीं है, शुरुआत नहीं है, बेसिकली हमारी हिंदू धर्म है। जी जी जी। ये दूसरा, जिस तरह सनातन धर्म की अभिद्र भाषा से ये की गई थी, उदयनिधि स्टालिन हो, ए राजा हो, वो उस पर जबरदस्त बोले। उसके अलावा जो राइज ऑफ इस्लामिस्ट फोर्सेस है तमिलनाडु में, इनको डीएमके पॉलिटिकल कारण से जो श्रेय दे रहे हैं, जो श्रेय लेफ्ट भी आज दे रहा है केरल में वोट के कारण, जी जी। उस पर भी आवाज उठाने का काम आज पीएम किया है। और तीसरी बात बताना चाहता हूं, तीसरी आप देखें, जब तमिलनाडु से तमिल कल्चर के एक सिंबल सेंगोल, चोला कार्यकाल से वो है, कम से कम 2000 साल पुरानी वाली चीज, पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री ने उसको स्थान दी, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में। जी उसको मजाक उड़ाया गया, तो आज प्रधानमंत्री उसका भी जिक्र की, भाई आपने मजाक मेरी नहीं उड़ाई, आपकी सेंगोल ट्रेडिशन की मजाक उड़ाई। और आप जानते हैं इस बार नए पार्लियामेंट में जब प्रेसिडेंट्स की जॉइंट एड्रेस हुई, प्रेसिडेंट के सामने वो सेंगोल लेके एक कस्टमरी ट्रेडिशनल ये किया गया था। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आदिकाल में दक्षिण भारत के जितने बड़े बड़े महाराजा आगे चलते थे, उनके जो सिंबल ऑफ अथॉरिटी आगे सेंगोल चलता था। क्योंकि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैं। आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में जब पार्लियामेंट विजिट किए भाषण देने के लिए, उनके सामने सेंगोल सामने चला। जी। तो सर आज प्रधानमंत्री ने ये बात भी बोली, भाई आपने सेंगोल का भी ये किया, अपमान बिल्कुल किया। बिल्कुल। ये तो सर तय हो गया है, हमने भी देख लिया है कि एक तरफ सनातन पे एक आदमी हमला करता है, दूसरा जो उसी माइंडसेट के लोग हैं टॉप पे बैठे हुए, अब खुल करके नहीं कहना चाहता, बट लेकिन सब आपस में एक तरीके से टॉप से जुड़े हुए हैं, और फिर वो धीरे धीरे नीचे में ऐसे बॉटम में फैल रहा है। खैर, मैं जब ये सवाल आपसे पूछ रहा था पीएम के अंडरकोट सक्सेसफुल दौरे के बारे में, उसके पीछे मेरी दूसरी वजह थी। आज जयराम रमेश ने पीएम के सेलम और पलक्कड़ दोनों जगहों के दौरों के ऊपर फैक्ट शीट बना करके अटैक किया। अब जब भी कुछ ऐसा होता है, जब रिपल्स आते हैं, जब झुर्रियां पड़ती हैं किसी चीज को देख करके, जब आंख बहुत लोग सिकोड़ते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ रहा है। अदरवाइज पीएम तो कितनी जगह पे रैली करते हैं, उसके लिए कितना सवाल पूछते हैं। विपक्ष को अब ये लग गया है कि सेंध पड़ चुकी है दक्षिण भारत में, केरल और तमिलनाडु दोनों जगहों पे। सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऊपर से जो राहुल गांधी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है शक्ति का ये करके, जी जो जी टिप्पणी करके, उस पर भी आज पीएम बोले काफी। जी। और नीरज जी, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरला हो, या आंध्र प्रदेश हो, या तेलंगाना हो, हमारी माताओं को बहुत मंदिर है वहां पे। शक्ति मंदिर अनेक है, शक्ति पीठ है। जी जो सबसे बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर जो मदुरई शहर में है, वो मीनाक्षी मंदिर है। जी और दूसरा कांचीपुरम में कामाक्षी है। जी। दो कामाक्षी मंदिर है भारत में। एक असम में है जिसको कामाख्या बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कामाक्षी, वो है कांचीपुरम में। जी जो दोनों देखिए, कामाक्षी मंदिर की उसका पुनर्निर्माण, पुनर्ये में आदि शंकराचार्य का भूमिका है। उन्होंने श्री यंत्र वहां प्रतिष्ठा करके बहुत पूजा की है। माना जाता है बहुत प्रभावशाली मंदिर है वो देवी पीठों में। जी तो वहां पे ये शक्ति का इन्होंने आज, पीएम ने तो उस पर भी बोल दिए, भाई इतने मंदिर है, इतने पूजा आप लोग करते हो नारी शक्ति की। और इसको राहुल गांधी, अब देखिए उसके आंसर नहीं रही, प्रियंका भी डिफेंड करने आ गई है। क्योंकि राहुल जी का बड़ा गलती हुआ, वो शुरू किया कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति करके शुरू किया। जी 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 जी। तब वो शक्ति तो मुखौटा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो। ऐसे ही शक्ति का शब्द मुखौटा में नहीं है। जी। देखिए आप, अगर आप कह रहे हो नहीं नहीं शक्ति मुखौटा है, भाई शक्ति मुखौटा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। मुखौटा को चलाने का जो पीछे जो एनर्जी है वो शक्ति है। जी जी मतलब अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन जो चीज बोलना नहीं चाहिए था, जी। सोच समझ नहीं है कुछ है। कल जैसे आपने इसकी जिक्र करके बोले, अंदर भी जो पड़ा है, अंदर सब सब बाहर निकल के आया, बिल्कुल वही हुआ है। अब बिल्कुल। लेकिन महंगा पड़ रहा है।
बिल्कुल सर, देखिए इससे ज्यादा। देखिए कल इन्होंने कर्नाटका में क्या बोले। जी। बोले आप मुंबई में शिवाजी पार्क में शिवाजी के स्टैच्यू है वहां पे। जी। शिवाजी पार्क हिस्टोरिकली बाल ठाकरे से जुड़ा हुआ है। हम्म। और वहां पे जब हर मीटिंग वहां शुरू होती थी, जय भवानी, जी। शिवाजी जी का नारा, जी। छत्रपति शिवाजी का जो नारा था जय भवानी, मतलब भवानी उनकी तुलजा बिल्कुल। भवानी उनकी कुल देव है। बिल्कुल। तो देखिए ये कुछ कोई समझ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, बस शक्ति शक्ति करके इतनी चक्ति चलाए कल। जी। फिर ईवीएम की शक्ति बात की, इसकी शक्ति बात की, बाय गॉड। सर और एक। नहीं, सवाल देखिए कहाँ सवाल आते, इतने लोग जो बैठे थे मंच में, जो ताली बजा रहे थे, जी। उनकी आईक्यू कहाँ गई मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। सर एक बात बताऊं, आपने रामायण देखी होगी, रामानंद सागर वाली। उसमें राम जो है शक्ति बाण चलाते थे, याद है ना आपको? तो एक शक्ति बाण वो भी होता था। मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने ये कमेंट दे करके मोदी के हाथ में एक शक्ति बाण पकड़ा दिया है, जो अब चलेगा छूटेगा और किसको मारेगा ये पता नहीं। खैर, दूसरी चीज है सर, अब दो मुद्दे आ गए हमारे पास, दोनों विपक्ष ने मोदी को परोस दिए हैं यूं कहे तो। पहला मुद्दा था मैं हूं मोदी का परिवार। मेरे ख्याल से अगर विपक्ष ये सवाल नहीं खड़ा करता, खास करके लालू यादव ने ये बात नहीं बोली होती, तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनता। आज शक्ति भी इन्होंने ही थमाया है, ये बीजेपी के कैंपेन के आइडिया नहीं है सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल अब मैं सही कहे। ये देखता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, मर्चेंडाइज आ गए हैं मैं हूं मोदी का परिवार करके। टी शर्ट्स बिक रहे हैं, कैप्स बिक रहे हैं। ये तो खुद से इनको दिए जा रहे हैं कि ले भाई ये कैंपेन आइडिया, ये कैंपेन आइडिया, अब ये मर्चेंडाइज आइडिया दे दिया इन्होंने। तो इन दोनों में आप कौन सा बड़ा पड़ेगा, कौन सा भारी पड़ेगा? शक्ति भारी पड़ेगी, शक्तिबाण भारी पड़ेगा, या परिवारवाद भारी पड़ेगा? मुझे लगता है शक्ति ज्यादा पड़ेगी, जी। क्योंकि पीएम इसको हर मीटिंग में बोल रहे हैं और कह रहे हैं मैं चुनौती ले लिया है। और बार बार ये बोल रहे हैं मैं शक्ति की उपासना करता हूँ, जी। शक्ति की साधना करता हूँ, माँ शक्ति की साधना करता हूँ। और ये अपमान भारत के लोग सहेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये इसमें दोस्त क्या होता है, एक तो पहले से ही भाई आप प्राण प्रतिष्ठा की मजाक उड़ाई। जी। क्या बिल्कुल। इतना तक आपने बोल दिया, वो क्या राम मंदिर है, क्या प्राण प्रतिष्ठा है। इस जी। तरह चीजें देखिए, जिसका आज बहुत महंगा पड़ रहा है कांग्रेस के बिल्कुल पार्टी को। और कांग्रेस के अंदर जितने नेता निकल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आगे इस पार्टी का क्या फ्यूचर। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति के अंदर, मतलब ऐसी व्यक्ति के नियंत्रण में एक पार्टी है, बंदर के हाथ में एक फूल माला है, वही है। बिल्कुल। सर क्या होता है कि स्लिप ऑफ टंग टंग जो है सबसे होता है। अब स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है, लेकिन साथ के साथ ये भी देखना है कि आपकी जो क्रोनोलॉजी है, खास करके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण देने से लेकर के और आज तक, उसको अगर सारे, और उसके पहले थोड़ा पहले जाए तो सनातन पे उदय निधि का बयान, और उससे कांग्रेस को किनारा भी नहीं करना और उसकी निंदा भी नहीं करना, तो वो सब क्रोनोलॉजी मिला करके देखेंगे ना। और फिर जब राहुल के मुंह से ये हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, ये जब निकलता है तो समझ में आ जाता है कि मतलब इनएडवर्टेंटली नहीं था, गलती से निकला हुआ शब्द नहीं था, दिमाग में कुछ भरा हुआ था, वो निकल गया और नहीं वो बोल नहीं नहीं, उसके साथ आपने क्या देखा, जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था कन्याकुमारी से, जी। पहले मुलाकात ऐसे कंट्रोवर्शियल पास्टर से हुई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो उनको समझा रहा था गॉड कौन है। देखिए हिंदू धर्म में शक्ति भक्ति होता है, वो कुछ नहीं है, गॉड है जीसस। जी। 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 मतलब हमारे यहाँ जो गॉड है वो गॉड है, हिंदू के जो देवी देवता है कुछ नहीं है। आज दोनों तरफ उम्मीद है कि शाम शाम तक बीजेपी की काफी बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट और आने वाली है। कांग्रेस की भी बैठक चल रही है, मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक है, और इलेक्शन कमेटी की भी बैठक है, दोनों की लिस्ट आएगी आज। बीजेपी में कुछ नाम, वैसे यूजुअली बीजेपी में नाम बाहर नहीं आते कि कौन कौन से किन किन सीटों पे चर्चा हो रही है, लेकिन सुना है कि नुपुर शर्मा, जो बीजेपी की फायर ब्रांड प्रवक्ता थी, उनको रायबरेली से लड़ाया जा सकता है। वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को पीलीभीत से लड़ाया जा सकता है, और अरुण गोविल को मेरठ से लड़ाया जा सकता है। नहीं देखिए, ये सारे प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, कुमार विश्वास हो, अरुण गोविल हो, और बाकी जो नाम लिए आपने। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में मेरा थोड़ा डाउट इसलिए है, इस बार आप देखेंगे जितने नाम कंट्रोवर्सी नाम्स हैं उनको चेंज किया गया है। जी। जैसे रमेश बिदुरी, जी।
और उनको भी उनके भाई को लगाया गया है। और दूसरा आप देखेंगे, दूसरा नाम, जिनको जो प्रताप, ये साध्वी प्रज्ञा, जी उनको जी तो बिल्कुल। ड्रॉप किया गया, सिटिंग हम्म, एमपी। बिल्कुल। उनकी जो टिप्पणी थी इन पर, जो नाथुराम गॉडसे पर, तो उनको भी ड्रॉप किया गया। मुझे नहीं लगता है कोई विवाद, जो विवादित नाम कोई इस बार करेंगे, क्योंकि नुपुर शर्मा को लेकर इंटरनेशनल रिएक्शंस भी था। बहुत जी मुश्किल से पीएम ने उसको रिपेयर किए। कतार हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो। इसलिए मुझे नहीं लगता नुपुर शर्मा को फिर इस बार मौका देके फिर वो सारे फोकस उस पर आ जाएगा, जो इनका लिए महंगा पड़ेगा। अवश्य पार्टी में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई नुपुर शर्मा पे अन्याय हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने उनको प्रोवोक करके इस तरह जो बयानबाजी उन्होंने कर दी थी, एक इमेच्योर थी, लेकिन जिन लोगों ने किया था उन पर कुछ नहीं हुआ, इन पर ही केस वगैरह हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट इनको राहत दी, कई जगह पे केस लग गया था। तो मुझे नहीं लगता इस समय प्रधानमंत्री अपने फोकस जो चल रहा है उनका ठीक, उसे ये फोकस हटाने नहीं देंगे। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आपका। बहरहाल 2-3 घंटे ज्यादा और कुछ वेट नहीं करना है हमें। थोड़ी ही देर में लिस्ट भी आ जाएगी। कांग्रेस के लिस्ट में आपके लिए कुछ है सर? मतलब आपकी तरफ से कोई स्पेकुलेटिव नाम वगैरह जो चौंका नहीं सकते? देखिए, नहीं मैं तो कह रहा हूँ इस लिस्ट के बाद एक चीज क्लैरिटी होनी चाहिए कि जी भाई राहुल गांधी वयनाड में तो लड़ ही रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको सेफ सीट क्या दे रहे हैं, जी या जी उनको फिर अमेठी से दोबारा टेस्ट सीट पे दे रहे हैं। जी वैसे ही प्रियंका का अगर मेडन एंट्री करना है, तो क्या रायबरेली से करेगी, या रायबरेली के साथ एक सेफ सीट लेगी। बिल्कुल। तीसरी बात है, बीजेपी की अगर लिस्ट की हम देखा जाए, क्या वरुण गांधी को सीट मिलेगा? अगर सीट नहीं मिलेगा, तो क्या, जो हम सुन रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने उनको अश्योर किया कि कांग्रेस सीट देगी, जी कांग्रेस उनके लिए एक सीट अलॉट करेगी। और प्रियंका ने राहुल को कन्विंस कर दिया है कि वरुण को हमें अकोमोडेट करना है, क्योंकि वैसे वरुण और राहुल म्यूचुअल एडमिरल्स नहीं है। लेकिन सर पीलीभीत तो कांग्रेस को मिला नहीं है, वो समाजवादी के पास, पार्टी के पास था, तो कुछ नहीं अलग वही है, सीट मिलेगा। लेकिन हो सकता है इनको और कई सीट दे दे। जी 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 जी। वरुण गांधी चलिए, को फिलीपीट ना दे तो और कई सीट दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा सर। आज शाम पे नजर बनाए रखूंगा मैं। कल फिर हाजिर होंगे हम, कल की बड़ी खबरों के साथ। और आज के बीजेपी के एक्चुअल लिस्ट पे भी कुछ अगर खास नाम आते हैं तो उन पर हमारी कमेंट्री के साथ। आपका और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।